राजस्थान की मिट्टी की खासियत है कि यहाँ साधारण रास्तों से भी असाधारण कहानियां निकलती हैं। भरतपुर के एक छोटे से गांव अटारी में जन्मे साधारण परिवार और ज़मीन से जुड़ी हुई शुरुआत करने वाले 27 वर्ष की उम्र में सरपंच बनने से शुरू हुआ जो जन सेवा का सफ़र था, वो कई सालों के संघर्ष और संगठन के दायित्व को निभाते निभाते राजस्थान के बड़े पद तक पहुँच गया। आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत में कहना चाहता हूँ कि कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुँचने की नहीं होती हैं, बल्कि वो स्वयं में एक मिसाल बन जाने की यात्रा होती है। ये कहानी ये नहीं बताती कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये बताती कि आपका संकल्प कितना बड़ा है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व से आज आपको मिलवाने वाले हैं। आज हम मुख्यमंत्री से कहीं आगे जाकर उस व्यक्तित्व को, उस पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने गांव की गलियों से राजस्थान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तक का सफ़र तय किया है। हमारे राजस्थान के सरल सहज किसान पुत्र और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। माय एफएम से मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं और हमारे सफल पॉडकास्ट में जहां पर हम सपनों की उड़ान की बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सरलता सहजता कैसे आप मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि छोटी सी कुर्सी मिलती है ना, लोग सर बड़े चौड़े में घूमने लग जाते हैं। तो आप सबसे बड़े पद तक पहुँच गए, लेकिन वही सरलता वही सहजता आपके स्वभाव में। देखिए, व्यक्ति के नेचर में होता है, हम कितने बड़े भी बन जाएं लेकिन हमारा जो संस्कार है, हमारा जो विचार है, क्योंकि जीवन में व्यक्ति का अगर कोई साथ रहता है वो उसका व्यवहार होता है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो उसमें आपको कामयाबी मिलती है। ये परिवार के संस्कार, गुरुजनों द्वारा दिए गए आशीर्वाद, ये उन सभी पर निर्भर करता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी की जब बात आती है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तो हम सब जानते हैं, लेकिन बतौर व्यक्तित्व जो है आपका वो कैसा है, आपकी यात्रा क्या रही, उस यात्रा ने आपको क्या सिखाया, कुछ आप उसके बारे में बताना चाहेंगे जो अपने पिछले पुराने दिनों को आप याद करते हैं? देखिए, शुरू से ही मेरे जीवन में, क्योंकि कुछ मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा है, हमेशा मैं पॉजिटिव सोचा। किसी भी विषय को लेकर के उसमें अच्छाई क्या हो सकती है, ये मेरे जीवन का आधार रहा। मैं एक सामान्य परिवार में, गांव से, मेरा बचपन उन गांव में, जब मैं दूसरे गांव में पढ़ने जाता था, 5वीं तक शिक्षा मेरे गांव में थी, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय था। उसके बाद मैं पड़ोस के गांव में 3 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना, क्योंकि मैं परिवार की दृष्टि से भी मैं अकेला था, तो माता पिताजी के काम में भी सहयोग करना बहुत आवश्यक था। तो पढ़ाई भी होती थी, खेती का काम भी होता था। क्योंकि देखिए, गांव का जीवन एक ऐसा जीवन है जहाँ 6, 7, 8 साल के बच्चे से लेकर के अगर 90 साल का बुजुर्ग भी है, खेती का या घर संभालने का काम करता है। राइट। उस समय एक बड़ा अच्छा प्रचलन था कि गांव के अंदर हमारे महापुरुष, उनके नाटक, नुक्कड़ नाटक गांव में होते थे, रामलीलाएं, रासलीलाएं, शाम को 2-3 घंटे होती थी। घर घर में रामायण का पाठ होता था, अच्छे संस्कारों का विचार होता था। बुजुर्ग बैठते थे तो उनके कभी सत्संग हुआ करते थे, वो बैठते थे तो उनको सुना करते थे। तो अच्छे विचारों को कैसे आना है, उन विचारों से प्रेरित होकर के उनको आगे जीवन में कैसे बढ़ाना है। मैं आज के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी, माताजी, दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी, ये हमारे गुरु हैं। जब हम इनके पास बैठते हैं तो अच्छे संस्कारों की बात होती है, वो अच्छी बात बताते हैं, हमें उनको ग्रहण करना चाहिए। अगर उनको हम ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में वो आगे चल करके बहुत काम आने वाले हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट हो रहा है मुख्यमंत्री जी, इसमें आप सीएम साहब तो हैं, चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन आप चीफ मेंटोर के रूप में, सफल पॉडकास्ट है, सपनों की उड़ान इसका नाम है, और राजस्थान के हम युवाओं के लिए, युवा शक्ति के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का आपके जीवन में विशेष महत्व है। मैं देखता रहता हूँ, आप लगातार गुरु पूर्णिमा की जब बात आती है तो बहुत उसमें आपके श्रद्धा विश्वास दिखता है। आपके मेंटोर कौन थे? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप जिस व्यक्ति में आदर्श देखते हो, उसके अंदर झांकते हो, आप उससे क्या ग्रहण करते हो, अच्छा क्या लगता है, वही आपका वेट है। क्या बात। अच्छा, एक बात बताइए मुख्यमंत्री जी, अभी हम युवाओं के बारे में बात करें, युवा शक्ति की बात कर रहे हैं। 10वीं के बाद बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, फिर आजकल तो स्किल भी है, एआई भी है, स्टार्टअप भी है, स्पोर्ट्स भी हैं। कंपटीशन आजकल ज़्यादा हो गया मुख्यमंत्री जी, या आपको लग रहा है कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया? देखिए, आपको 2 तरह से सोचना होगा। हर विद्यार्थी उसी रास्ते से निकल करके आता है। एक विद्यार्थी वो होता है जिसके परिवार में संपन्नता होती है, उसके माता पिता के आधार से वो अपनी पढ़ाई को आगे रखना चाहता है और वो निर्णय ये कर पाता है कि मुझे ये करना है। एक छात्र वो होता है कि सीमित साधन होते हैं, उसको ये लगता है कि मेरी पढ़ाई जितनी हो जाए उतनी मैं कर लूँ,
लेकिन मेरे को मेरे माँ बाप के सहारे के लिए कोई थोड़ा रोजगार मिले। इसमें पढ़ाई करता है, उसके बाद वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति आती है, क्योंकि उसके परिवार में कोई बताने वाला नहीं है। कोई उसको दिशा देने वाला, मोटिवेशन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उसके पिताजी किसी से पूछते हैं कि मेरा बेटा ये आ गया क्या करेगा, तो उसके भी कन्फ्यूजन होता है। हमें देखना चाहिए कि कन्फ्यूजन नहीं, निर्णय, डिसीजन की तरफ चलें। डिसीजन की तरफ चलना। कई बार हम भी देखते थे कि जब क्योंकि हमने जब 10वीं पास की तो उसके साथ हमें कौन सा विषय लेना चाहिए, तो उस विषय में काफ़ी चर्चा होती थी कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो मेरे को लगता है कि उसमें छात्र की इच्छा पर छोड़ना चाहिए, उसका मन क्या है, वो क्या करना चाहता है। कभी कभी उसमें बाकी लोगों के निर्णय आ जाते हैं तो वो आगे चल करके दिक्कत देते हैं, परेशानी करते हैं। तो मेरा युवाओं से कहना है कि ये निर्णय स्वयं करें कि मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तैयारी भी उसकी उस हिसाब से होती है। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपके सपनों की उड़ान क्या है, ये निश्चित मान लीजिए। कोई प्रकट करे नहीं करे, जब जैसे ही छात्र समझदार होता जाता है, चलता जाता है, तो वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार मुझे क्या बनना है। और वो जो उसके मन में वो जब बात ये आती है कि मुझे क्या बनना है, तो वो उसकी तरफ ही धीरे धीरे रुचि दिखाने लग जाता है। उसकी रुचि को तोड़ना नहीं चाहिए, राइट, उसकी रुचि को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजस्थान का युवा, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे मिलते हैं मुझे जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं वो कुछ अपना खुद का? सरकारी नौकरियों की भी सीमा है। हम चाहते हैं कि युवाओं को प्राइवेट जॉब भी मिले और वो स्वयं ही अपना कोई कारोबार करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। क्योंकि राजस्थान बहुत पोटेंशियल है, यहाँ अभी बहुत आवश्यकता है। हमें उन अवसरों को तलाशना, और लगातार हम तलाश युवाओं को इंगित भी कर रहे हैं। यहाँ मिनरल के क्षेत्र में आना चाहता है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आना चाहता है। हमारी रिफाइनरी खुल गई है, पेट्रोकेमिकल्स की बड़ी फैक्ट्री, बड़े कारखाने, छोटे कारखाने, सब तरह के उसमें लगने वाले हैं, उसमें आना चाहता है। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में बहुत संभावना है, उसमें वो कहाँ आना चाहते हैं। स्किल के क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है, उसमें कहाँ आना चाहता है। हम चाहते हैं कि युवा को जो वो करना चाहता है, सपनों की जो उसकी उड़ान है, उसमें पंख लगाने का काम हमारी सरकार करे। क्या बात है। अभी आपने देखा कि कुछ युवा ने कहा था कि हम लैंग्वेज की दिक्कत है, हम दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, तो हमने वो भी खोला है, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। स्किल में हमारे IIT के माध्यम से भी कर रहे हैं कि उसमें लोग आएँ, क्लास लें, हमारे उन लोगों का सहयोग हमें मिले। तो जोधपुर IIT और हमारा MNIT है, इनके माध्यम से भी हमने संपर्क करके कहा है कि हमारे युवा जो स्किल के लिए आते हैं उनको अच्छा स्किल मिले, वो किस तरह का स्किल करना चाहते हैं। अभी हमारा नए औद्योगिक क्षेत्र खोल रहे हैं। हमने कहा है कि हमारी प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड चेन, गोडाउन, ये बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर हम कर रहे हैं। राइट, इसमें युवाओं को योगदान कैसे मिले, डेयरी क्षेत्र में योगदान कैसे मिले। हमारे लोकल प्रोडक्ट बहुत हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, वो उसके वहीं मिले, जैसे वो परिवार के साथ रहे, माता पिताजी की सेवा करे, दूर ना जाना पड़े, उसको दूर नहीं जाए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो युवा परेशान था। युवा जिस बात से परेशान था वो भी नहीं है अब। समय से हर पेपर समय से हो रहा है, कोई लीक नहीं हो रहा है, बाकायदा कैलेंडर है उसका। पूरी तरह से हमने इसीलिए कि युवा परेशान नहीं हो कैलेंडर बनाया। कई मैं ग्राम चौपाल में गया था तो कई स्टूडेंट आए थे कि हमें भरोसा नहीं था कि RAS की वैकेंसी आप निकाल दोगे। आप लगातार निकाल रहे हैं। क्या बात है। ये हमने कहा ये जितनी हैं जितनी निकालेंगे। हमारे युवा को उसका मौका मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए भी हमने कहा है कि 4 लाख, तो उससे हम 5 साल में ज़्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे। लगातार आप देख रहे हैं, तो इस बारे में लगातार हम काम कर रहे हैं। राइट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, AI की बड़ी बातचीत होती है आजकल, लोग AI पर डिपेंडेंट भी हो गए हैं और उससे थोड़ा सा डर भी रहे हैं कि मेरी नौकरी ना खा जाए। आप AI को कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री जी? देखिए, AI आपका एक सहयोगी रूप में काम कर सकता है, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। चला ना आपको। AI आपको नए विचार दे सकता है, बता सकता है, लेकिन वो काम तो कौन करे? काम तो आपको ही करना है। राइट। उसमें आपको एक और अच्छे से कैसा करें ये और मिल सकता है, तो वो तो आपको ही करना होगा। देखिए, आज के जमाने में युवा को बहुत अपॉर्चुनिटी, वो काम कोई खराब नहीं, जिस फील्ड में जाए वो अपॉर्चुनिटी, जिस फील्ड में जाए उसमें मन लगा करके काम करे तो उसको कामयाबी मिलेगी। क्या हमारे जो खिलाड़ी मेडल लेकर के आ रहे हैं, क्या उनको एक दिन में ही कामयाबी मिली? लंबा समय लगता है। मैं युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप अगर किसी विषय को एम बना करके करेंगे कि मुझे ये करना है, इसमें मुझे जाना है, तो आप कामयाबी आपको मिलेगी। तो
तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो आप करना चाहते हैं वो आप मन को सुदृढ़ करिए, मजबूत करिए और उसी काम में आगे बढ़िए। बहुत सुंदर। और फिर अगर बाई चांस कहीं 1-2% 2% उसमें कमी रहती है तो आगे जब आप काम करते हैं तो एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खुद। तो 10 दरवाजे खुलने को तैयार हो जाते हैं। क्या बात है। और इससे मुझे बड़ी वो कमाल की लाइन याद आती है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। तो कुछ ना आया हाथ समझना डुबके भी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल वो पहला कदम ज़रूरी है। तो जो मुख्यमंत्री जी ने, हमारे चीफ मेंटोर साहब ने कहा वो यही है कि फर्स्ट स्टेप आपको लेनी होगी। यंगस्टर्स की जब बात आती है, युवा शक्ति की बात आती है, उन पर एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी है, उनके अंदर कंपैरिजन का भी चल रहा है कि ये तो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ। फोमो भी है कि मैं कहीं जो है मिस आउट ना हो जाऊँ। सोशल मीडिया का एक अलग जो है डिस्ट्रैक्शन है। आप इतने सारे समस्याओं के बीच में घिरे युवा को अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? प्रमुख रूप से मैं एक बात कहूँगा उनसे, निर्णय क्षमता उनको बढ़ानी चाहिए। वो माता पिता जी के सहयोग से बहुत अच्छा डिसीजन आप ले पाए, क्योंकि ये मान लीजिए जो माता पिता आपके लिए कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो आपके जीवन का आधार है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ युवाओं को कि हमारे जो माता पिता के परिवार के जो संस्कार हैं, किसी भी काम के लिए जाएंगे वो आवश्यक हो, हम उनको नहीं छोड़। हम इतना चलें कि जितना हम हमारी गाड़ी को बिना किसी नुकसान के आगे पहुंचा सकें। कभी कभी स्पीड ज्यादा होती है तो दिक्कत होती है। बैलेंसिंग के साथ चलें। आप बैलेंसिंग के साथ चलिए, निर्णय के साथ चलिए। सामने वाला आ रहा है उसको पहले से ही भांप लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको कहाँ मोड़ लेना है, कहाँ साइड लेनी है, कहाँ स्पीड देनी है, कहाँ ब्रेक लगाना है, ये युवाओं को देखना चाहिए। देखिए सामने अगर रोड पर कोई आ रहा है तो सामने वाले का पता नहीं है वो कैसे आ रहा है। संभल के आपको ही चलना है। संभल के आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है तो आपको संभल के चलना पड़ेगा। Right. आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ अब स्पीड बढ़ानी है, कहाँ मुझे सामने से स्पीड मारा है तो मेरे को साइड लेनी है। अगर सामने बत्ती है तो उसमें मुझे रुकना है और मेरी मंजिल को मैं कैसे पूरा करूं जहां मुझे जाना है ये तय करना पड़ेगा। सही डायरेक्शन में चलना सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि इस समय कंफ्यूजन करने वाले बहुत लोग, मैं आज सोचता हूं मैं ये करूंगा, कल फिर 4 लोग मेरे को छात्र मिल जाते हैं, कुछ और मिल जाते हैं, वो तो मैं यूज के करूंगा, तो वो डिसीजन नहीं हो पाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। आगे देखेंगे जो मिलेगा, लेकिन एक बार उस पर जैसे गांव में कहते हैं कि एक ही नाव पे सवार होना चाहिए। बस हाँ, बहुत सारी पूरी नाव तरह की- से चलना हाँ, चाहिए, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। आपके पास में श्री हनुमान जी विराजे हैं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो मैं आपसे अब आगे बढ़ते हुए आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो मुझे, जिस तस्वीर ने बड़ा इंस्पायर किया। ये तस्वीर कब की है मुख्यमंत्री जी? ये मैं गांव में जब सरपंच था तो ये कोई कार्यक्रम मेरे नहीं मेरे बड़े वाले बेटे की का जन्मदिन था। ये 2000 की है, सितंबर के महीने की। मैं गांव में रहता था। गांव में जब मैं कहीं से, क्योंकि सरपंच था तो मैं आता था, तो गांव की ये वो तस्वीर है। छोटे बच्चे थे, श्रीमती है। तो देखिए गांव का जीवन वो होता है जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आवश्यकताएं भी छोटी होती हैं और उन आवश्यकताओं की जो पूर्ति बड़े आराम से खेती से, पशुपालन से वो हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें है कि जो शांति वहाँ पर है। क्योंकि आप हमेशा देख सकते हैं कि गांव में व्यक्ति अपनी फसल, अपने काम से पूरी तरह से लगा रहता है और वो उसमें अपना संतुष्ट रहता है। तो मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि सुखी व्यक्ति वही हो सकता है जो अपनी इच्छाओं को कम कर लेता है। गांव की बात आई है तो ग्राम चौपाल से आपका सफ़र मुख्यमंत्री निवास तक रहा, लेकिन मुख्यमंत्री निवास से फिर आप ग्राम चौपाल तक गए। आजकल आप अलग अलग गाँवों में ग्राम चौपाल लगा रहे हैं। कैसा अनुभव है मुख्यमंत्री जी और कैसी बातचीत होती है जब आप वहाँ जाते हैं? जो मैं वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, आप बड़े, मुझे ऐसा लगता है आनंद भाव में होते हैं उस समय, चाहे सुबह उनके साथ मॉर्निंग वॉक हो या शाम में आप डिनर कर रहे होते हैं, कहीं कहीं लोगों के घर पर जाकर आप भोजन कर रहे होते हैं। कैसा आपको लगता है? देखिए मैं गांव से निकल करके आया हूं तो गांव से जुड़ी बहुत सारी बातें। सबसे छोटी इकाई का एक जनप्रतिनिधि बनने का भी मौका मुझे मिला, तो उस रूप में भी मैंने वहाँ देखा है कि लोगों की इच्छा और अपेक्षा क्या, आम जन के मन में क्या है, सरकार से उसकी क्या क्या अपेक्षाएं होती। मैं सरपंच था उस समय, मैं देखता था कि गाँव के बुजुर्ग मोतियाबिंद हो जाता था, उनके लिए चश्मा की बड़ी परेशानी हो, चश्मा भी नहीं मिलता था, ऑपरेशन नहीं हो पाता था। मैंने ग्राम पंचायत का सरपंच रहते हुए आंखों का कैंप लगवाया। 6 दिन मैंने लोगों को रखा। अब तो तुरंत कर देते हैं, पहले तो ऑपरेशन होता था, रखते थे एक दिन पहले रखते थे, 2 दिन 24 घंटे उसको रखते थे, चौथे दिन उसको डिस्चार्ज करते थे। मैंने एक दिन एक्स्ट्रा रखा उनको कि जिससे किसी दिक्कत नहीं हो। तो हम जानते हैं कि गाँव के व्यक्ति को कैसे परेशानी होती है छोटी छोटी बातों।
इसलिए मैं स्वास्थ्य के जो कैंप लगवाता हूँ, गांव में जो शिविर लगते हैं, उसका कारण यही है। बदलते हुए मौसम में ये आवश्यक है, क्योंकि खेती बाड़ी का काम होता है, वो उससे जुड़े होते हैं, तो वो भी होना चाहिए। तो मैं सोच सकता हूँ कि ग्राम चौपाल के माध्यम से आम जन की क्या बात है, वहाँ की स्थिति क्या है। और मैं देखता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, और वो कहते हैं अगर इस देश के अंदर जाती हैं तो 4 जाति है, किसान, मजदूर, युवा और महिला। मैं उन चारों से संवाद करता हूँ, और जब मुझे उनसे बात करते हुए लगता है कि वो दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देती है। वो राजीव का की बहन है, उनके जीवन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना बदलाव आया है। मैं देखता हूँ कभी कभी वो महिलाएं बताते बताते भावुक हो जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं 100 रुपये कहीं से नहीं ले सकती थी, मैं गांव से निकल नहीं सकती थी, और आज वो कहती हैं कि मैं 3 लाख रुपए साल का कमाती हूँ, क्या बात, 4 लाख रुपए साल का कमाती हूँ। बहुत मेजर चेंज है। आज मेरे जीवन में जो कुछ है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। और एक नहीं है, लाखों बहनें हैं ऐसी। और राजस्थान के अंदर लगभग 20 लाख बहनें होने जा रही हैं। क्या बात, अद्भुत। इसी तरह किसानों के जीवन में जो बदलाव आया है, किसान छोटी छोटी सहायता से जीवन में बदलाव कर रहा है, चाहे वो पाइपलाइन के माध्यम से हो, फुव्वारे सिस्टम के माध्यम से हो, जो योजना को लाभ ले रहा है। वो कह रहा है कि कभी मैंने सोचा नहीं था। एक किसान मिला मेरे को, मैं 50 बीघे खेत है, मैं 70-75 लाख रुपए कमाता हूँ। एक ने कहा 2 बीघे है, मैं 5 लाख रुपए कमाता हूँ एक फसल। नई तकनीकी से खेती कर रहे हैं वो। और मैं किसानों से यही कहता हूँ कि हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि पर्यवेक्षक हैं, और हमने कृषि सखी बनाया है, तो उनके माध्यम से नवाचार के साथ अगर आप खेती करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसान को फायदा होगा। मजदूरों के जीवन में बदलाव आया है, पशुपालक के जीवन में बदलाव आया है। हमने गोपालक कार्ड भी दिया है, उनको पशु बीमार होता है तो देखने के मोबाइल यूनिटी भी हमने चालू की है। बहन हमारी जाती है, पूरा बहन जाकर के पशु बीमार है तो उसको देख करके आती है। युवाओं के सपनों को लगातार हम काम कर रहे हैं। लोकल में युवा को कैसे रोजगार मिले, सरकारी रोजगार कैसे मिले, और आज हम कह सकते हैं लगभग 1,78,000 युवाओं को रोजगार हमने दिया है। जब मैं किसी भी ग्राम चौपाल में जाता हूँ, वहाँ 10, 15, 20 युवा मिलते हैं कि साहब हमारा इस नौकरी में हमने ज्वाइन किया, हमारा पोस्टिंग हुआ है, हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। क्या बात, बिना किसी उसके हमारा सहारा बना है, हमारी नौकरी मिली है हमको, तो मन प्रसन्न होता है। बिल्कुल। कोई ऐसी बातचीत आपको याद आती है, किसी ग्रामीण ने आके कहा हो जिससे आप खिलखिला के हंस गए हो, या आपको उस बात ने बड़ा इमोशनल कर दिया, जो आपको याद आता है बार बार कि वहाँ गया था मैं, उस गांव में वहाँ उन्होंने बोला, ऐसा कुछ याद आता है? देखिए, कई बार मैं देखता हूँ गांव में जो छोटी छोटी बातें होती हैं और लोगों में उसका बहुत बड़ा असर होता है। देखिए, कोई ज़्यादा चाहत नहीं होती है, छोटी सी इच्छा है उनका। जो अभी मैं गया कि था, मेरे गांव में डेयरी नहीं है। अभी मैं बीड़ा गांव है मेरा उदयपुर में, उसमें गया। उन्होंने कहा साहब हमको बड़ी दिक्कत आती है, हम पशुपालन का काम करते हैं, डेयरी नहीं, तो डेयरी नहीं है। तो मेरा हाथों हाथ उनको डेयरी। अब देखिए कितना बड़ा है। एक बहन ने कहा कि डेयरी नहीं है यहाँ, तो तुरंत वहाँ डेयरी को खोलने का हमने आदेश दिया, और डेयरी वहाँ खुल गई, और अगले दिन से दूध आना प्रारंभ हो गया। क्या बात, अब ये छोटी सी बात है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम 5 रुपये लीटर आपको एक्स्ट्रा देते हैं। उनका हमारा डेयरी पर नहीं जाता है, तो तुरंत हमने उनको डेयरी खोली। क्या बात, तो उसका लाभ उनको मिले। कई सारे आपने फैसले लिए भी हैं ग्राम चौपालों में जो तुरंत इम्प्लीमेंट हुए हैं। कुछ बच्चों के लिए भी आपने शिक्षा को लेकर बहुत एक बच्ची आई थी मेरे पास, क्योंकि हम तो पहले जब गांव में स्कूल हमने 5वीं तक था, तो मिडिल कराया था हमने। तो हमें ध्यान है, जो हमारे गांव के लोग जब सब जाते थे, दादी वगैरह वो सब जाते थे कि गांव को मिडिल कराना है, फिर सेकेंडरी कराना है, तो बड़ा मांग रहती थी गांव में। तो हम भी देखते थे, और अब वो हमसे मांग कर रहे हैं। बेटी आई थी मेरे को उदयपुर में, आदिवासी गांव है, उसमें मेरे को था, तो बेटी आई थी। उन्होंने कहा कि हमको साइंस चाहिए। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, डूंगरपुर। तो उन्होंने कहा हमें साइंस चाहिए, तो तुरंत उनको अवेलेबल करा दी साइंस स्ट्रीम, फैकल्टी खोली हमने। तो देखिए, बच्चों के मन में ये भाव आता है कि हमको ये मिल रहा है, हमको ये मिलना चाहिए, हमको हमारी पढ़ाई के लिए ये होना चाहिए। एक लैब मांगा, तुरंत हमने लैब दिया। हम चाहते हैं, देखिए ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है वो ऐसी समस्या है कि वो तुरंत उनका समाधान हो। गाँव के व्यक्ति के अंदर वो सीधी बात आएगी, उसमें कोई वो नहीं आता लपेट नहीं करते। वो सच्चे मन से कहता है। आज भी गाँव का जो व्यक्ति का बोलापन बहुत ही सरल और अच्छा है, शुद्धता बची, शुद्धता है उसके अंदर। मेरे को बड़ा आनंद आता है जब मैं एक जगह गया, तो मेरा खाने की जो व्यवस्था थी वो वहाँ थी,
तो मैं वहाँ गया किसी के घर तो हाँ, तो मैंने उनको मेरे पास बैठाया कि आप भी मेरे पास बैठ करके खाना खाइए। तो वो मेरी तरफ देखते हुए भावुक हो गए। बोले साहब हमने सोचा नहीं था कि हमारे इस आंगन में मुख्यमंत्री आएगा, खाना खाएगा। मेरे साथ बैठेंगे। हाँ, मैं भी तो आंगन में ही खाता हूँ। हाँ, आए हैं। वो मेरे माता जी से कहा, मेरे माता जी मैं भी तो आंगन में खाता हूँ, आप भी मेरी माता जी, और मैं जहाँ आंगन में खाता हूँ वो भी मेरी माता जी, तो मैं तो क्या बात, आपके आंगन का ही हूँ। इमोशनल हो गए होंगे वो सब लोग। तो उनके मन में लगा कि ये तो बिल्कुल पूरी तरह से। एक मेरी माता जी है, मैंने पूछा माँ पेंशन मिलती है? तो बोला मिलती है। तो मैंने कोई लेता तो नहीं है आपसे पेंशन? नहीं कोई नहीं लेता है। तो मैंने मेरे को एक बात बताइए, बेटी कितनी है? उन्होंने कहा 4 बेटी है, पोती 2 पोती है। तो मैंने कहा जब वो आपके यहाँ आती हैं तो आप कुछ देती हो उनको? हाँ देती हो। कहाँ से देती हो? मैं मेरा पैसा निकलवाती हूँ फिर मैं उनको देती हूँ। तो देखिए गांव की संस्कृति है। बिल्कुल सही। कोई भी बहन बेटी आएगी, चाहे हमारी माँ बुजुर्ग हो, दादी हो, वो कुछ ना कुछ जब बेटी जाती है तो वो देती है, आशीर्वाद स्वरूप देते हैं, बिल्कुल। वो देती है। तो उन्होंने कहा आपको ये भी पता है? मैंने कहा क्यों नहीं पता है। तो उस स्तर पर आपका एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है जब आप ग्राम चौपाल में होते हैं। होना भी चाहिए। हाँ। और फिर मेरा जीवन तो पूरा गाँव में निकला है। तो इसी पे मेरा सवाल भी है कि मुख्यमंत्री निवास में यहाँ सब सर्व सुविधा युक्त है ये, और यहाँ से आप जब ग्राम चौपाल में जाते हैं कुछ सुविधाएं ऑब्वियसली कम होती होंगी, क्या वो असहज कर देती हैं या वहाँ का अपनापन जो है जैसा आप बता रहे हैं वो भारी पड़ जाता है? देखिए मेरे जीवन में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैं फॉलो करता हूँ। मैं जब संगठन में काम करता था, जिलों में मेरा प्रवास होता था, तो मैं जिलाध्यक्ष जी से कहता था कि मेरा रुकने की व्यवस्था कहाँ है। जहाँ जिलाध्यक्ष जी मेरी रुकने की व्यवस्था करते थे मैं वहीं रुकता था। मेरे को आज भी नहीं है। और अभी मैं मुख्यमंत्री होते मैं 3x6 के बेड पे सोया हूँ आराम से, छोटा सा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहीं से निकल करके आया हूँ, मैंने तो देखा है, इसमें क्या आपत्ति होगी। और ये कोई बड़ी वो नहीं है कि मेरे को ये चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सहज होना। देखिए कोई भी व्यक्ति जिसके यहाँ आप जाओगे वो आपको जो उसका सबसे अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। हाँ, श्रेष्ठ रूम कमरा होगा, वो होगा अच्छा, वो होगा, वो वहीं आपको बिठाएगा। और उसके घर में जो सबसे अच्छा खाने को वो कर सकता है वो आपको खिलाएगा। बिल्कुल सही। फिर आपको क्यों चिंता? क्या बात, जो है वो ही है, आतिथ्य को प्रेम से स्वीकार। बस वही है। बिल्कुल। एक बात बताइए कि जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिया, और इतने कम समय में कर दिया। यमुना जल समझौता, शेखावटी जल समझौता जिसकी हम बात करते हैं, उसको आपने सक्सेसफुली आगे बढ़ा दिया। वो जो उलझा हुआ था उसको सुलझाने में मतलब कैसे कृपा बरसी, क्या हुआ, थोड़ा बताइए। देखिए मैं आपको भी कह रहा हूँ और हमेशा मैं कहता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो अपने आप में निराला। आज जो भी राजस्थान के अंदर जो 30 साल 35 साल 40 साल से जो समस्याएं थी उनका समाधान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जिन विषयों को हमने रखा तुरंत उनका समाधान। यही नहीं, ERCP राम जल सेतु योजना भी हमारी बहुत लंबे समय से ड्यू थी, राइट। क्योंकि वो ये जानते हैं कि राज्य की समस्या क्या है और राज्य के लिए आवश्यक क्या है। राइट। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं उनका। जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान में किसी ने भी नर्मदा के पानी की मांग नहीं, उन्होंने बिन मांगे नर्मदा का पानी राजस्थान को दिया था। और वो राजस्थान में इतने उससे हमेशा आए हैं, अपनेपन से उनका राजस्थान के प्रति अपनापन इतना है, और उन्होंने राजस्थान को बहुत नजदीकी से देखा है। और एक पड़ोसी राज्य की जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने नर्मदा का पानी दिया, इतनी परवाह की। और अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश से समझौता हुआ, हरियाणा से समझौता हुआ, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजन, उनके मार्गदर्शन में, और उनका जो एक विजन है कि राजस्थान ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। राजस्थान और गुजरात की कुछ एक जैसी स्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति, तो उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में हमेशा रहता है। क्या बात है। आपके ऊपर कहते हैं, मैं वीडियोस देखता हूँ जब आप जनसंवाद करते हैं, लोगों से मिलते हैं। एक तो मैं वीडियो देख रहा था, बारिश के समय में कोई व्यक्ति आपके पास आके कहने लगे और ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि आप पर तो गोवर्धन जी की जो है बड़ी कृपा है और आप तो गिरिराज धरण की बड़ी कृपा है। और यहाँ हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ भी मुरली वाले की छत्र छाया में बैठे हैं। अध्यात्म का कितना आप महत्व मानते हैं लाइफ में, जब सक्सेस मिलती है, जीवन में सफलता मिलती है तो उसमें?
आध्यात्मिक का रूप मैंने पहले भी देखा था। जब मैं बचपन में साधु संत आते थे तो उनकी सेवा का मौका मुझे मिलता था। आज भी मेरे गांव में एक बड़े संत रहते हैं। मैं जब छोटा सा था, जब भी थे वो, तो मैं उनको शाम को, जहाँ वो रहते थे गांव से बाहर एक थी, तो मैं उनको शाम को दूध देने के लिए जाता था। तो मैं उनको दे के आता तो वो मेरे को प्रसाद देते थे, फिर मैं आता था। अगले दिन शाम को फिर जाते थे। तो जब उनको देखते थे कि वो जिस तरह से समाज के अंदर भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए। देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आपको उनसे सुनकर, देखकर और पढ़कर के उनको आत्मसात करना होता है। तो मैं पढ़ने में भी काफी रुचि मेरी रही है, तो मैंने पढ़ा भी है, संतों के सानिध्य में भी रहा हूँ। और इस बंसी वाले की कृपा है कि मैं छोटा सा था जब ही से परिक्रमा देने जाता था। क्या बात। तो दादाजी के साथ में परिक्रमा देने जाता था। तो जब से ही ऐसा वो हो गया कि मैं जब भी कोई जाता था तो मैं भी परिक्रमा देने जाता था। भक्ति रस में डूबे रहे आप। और लगातार मैं कह सकता हूँ कि आज मैं और मेरी श्रीमती, हमने लगभग कई सालों तक हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा की है। क्या बात। और जब मैं पहली बार 2000 में सरपंच बना तो जभी से मेरे मन में ये विचार आया कि गुरु पूर्णिमा पर बहुत बड़ी भीड़ रहती है, तो गुरु पूर्णिमा पर परिक्रमा देने जाते थे, तो कुछ ना कुछ मत सेवा करनी चाहिए गुरुजनों की। गिरिराज जी परिक्रमा में। तो 2000 से लगातार मैं गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान लद करके लेके गया, तो वहाँ मैंने भंडारा प्याऊ प्रारंभ की और आज उनकी कृपा से आज तक वो चल रही है। क्या बात। और मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति मन में अगर विचार करे और सोचे और समर्पण करे तो आध्यात्मिक ऐसे नहीं है, आपको उसका परोक्ष रूप से अनुभव होगा, अनुभूति होगी, और उस अनुभूति के माध्यम से आपको ऊर्जा भी मिलेगी। क्या बात। अंत में आपसे जानना चाहूंगा, सफल जो शब्द है इसकी परिभाषा आपके शब्दों में क्या है? देखिए, अब किसी भी विषय को लोगे, वो छोटा हो या बड़ा हो, समस्या सभी में आती। उन समस्याओं का समाधान करते हुए मंजिल पर पहुंचना ही सफलता होती है। और मैं राजस्थान के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, आप अपने सपने सजोइए। आप क्या करना चाहते हैं इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। राजस्थान की युवाओं के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से हर संभव तैयार है, हर क्षेत्र में तैयार है। आप आइए, राजस्थान को भी विकसित राजस्थान बनाइए और देश को भी विकसित भारत बनाइए। ये मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका। आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया और बहुत ही इंस्पिरेशनल कॉन्वर्सेशन रही, जिसमें आपने बिल्कुल दिल से जो है किस्से भी साझा किए हैं। और मैं देख रहा था जब आप ग्राम चौपाल के किस्से बता रहे थे, वो बातचीत बता रहे थे, तो ऐसा लग रहा था आप उनको वापस से रिविजिट कर रहे हैं, उन लम्हों को फिर से जी रहे हैं और फिर मेरे साथ साझा कर रहे हैं। तो बहुत आनंद आया और मुरली वाले की कृपा यूं ही हम सभी पर, राजस्थान वासियों पर, भारतवासियों पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू।